मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो भारतीय संविधान में हम लोग अध्ययन कर रहे थे संसद के बारे में, संघ की विधायिका के बारे में। ठीक है राजकुमार, पहले क्लास नहीं किए हो लेकिन पढ़े होगे शायद, हमको लगता है इंटर में सिलेबस रहा होगा ना, उसमें नागरिक शास्त्र में। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी बीच में भी बैठोगे तो दिक्कत नहीं होगी, समझ में आएगा। तो हम लोग संघ की विधायिका के बारे में पढ़ रहे थे, जो किसमें था, भाग कौन से भाग में, 5, भाग 5 में। और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में, अनुच्छेद पूरे भाग की बात कर रहे हैं। 51 से 52 से 51, 52 से 151 तक। पूरा संघ तो 151 तक है ना। पूरा संघ, पूरे भाग 5 की बात कर रहे हैं। पूरा भाग 5 52 से 151 तक है। तो इसमें 51 पीछे ले जाओ, 52 पहले ले आओ, अब याद रहेगा ना भाई। 51, लेकिन 151 याद रखना है, बस एक जोड़ देना है आगे। तो 151 पीछे हो गया और 52 पहले हो गया। 51 तक तो हमारा मूल कर्तव्य है ना। 51 आ याद है, 51 आ मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद में शुरू होता है भाग 5। तो भाग 5 में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कार्यपालिका का अध्ययन कर लिया था, और कार्यपालिका के बाद में शुरू किया था क्या, विधायिका। तो विधायिका में हमने स्ट्रक्चर देख लिया था कि संसद के बारे में विधायिका में जो है कहाँ पर कौन से अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है, 79 में। और राज्यसभा के बारे में 80 में, और लोकसभा के बारे में 81 में। तो यहाँ पर पहले हम लोग थोड़ा सा लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद राज्यसभा का अध्ययन करेंगे, यानी अनुच्छेद 81 का अध्ययन करेंगे। हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, अनुच्छेद 81 का, लोकसभा के बारे में। क्योंकि एक लोकप्रिय सदन है लोकसभा। क्या है, एक लोकप्रिय सदन है, और जो है प्रत्यक्ष सदन है एक तरीके से, क्योंकि प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य यहाँ जाकर बैठते हैं लोकसभा में। इसलिए लोकप्रिय सदन यही सरकार को बनाती है और बिगाड़ती है, यही सदन, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या राज्यसभा से ज़्यादा है, दोगुना है लगभग। तो इसीलिए कोई भी सरकार इसी से प्रभावित होती है। इसलिए इसका हमारी सरकारी व्यवस्था में, हमारे राजनीतिक व्यवस्था में लोकसभा का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए इसका अध्ययन भी अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए। तो इसलिए जो है लोकसभा को हमने यहाँ पहले रखा है अध्ययन करने के लिए। अब जब लोकसभा की सीटों की व्यवस्था की बात करें, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे भारत के अलावा और कहाँ कहाँ ये व्यवस्था है। क्योंकि संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। तो ब्रिटेन में भी जाहिर सी बात है लोकसभा होगी, लेकिन वहाँ लोकसभा नहीं कहा जाता है, वहाँ कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन कहाँ कहते हैं, ब्रिटेन में, हाउस ऑफ कॉमन। भाई हम लोग सब कॉमन आदमी ही तो हैं, आम सभा, इसीलिए तो इसको लोकसभा कहा गया है। तो लोकसभा मतलब पब्लिक, तो हाउस ऑफ कॉमन के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ, ब्रिटेन में, किसको, लोकसभा को। और यूएसए में किस रूप में जाना जाता है, यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से। किस नाम से, रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, यूएसए में, ठीक है, अमेरिका में। तो ये ध्यान रखना है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाना जाता है, ब्रिटेन में। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है राज्यसभा को कहते हैं ब्रिटेन में, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा को कहते हैं यूएसए में, और सीनेट कहते हैं राज्यसभा को, कहाँ, यूएसए में। ठीक, जब हम सीनेट राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है कि हाउस ऑफ कॉमन किसको कहा जाता है और कहाँ कहा जाता है। तो जो
लोअर सदन है। लोकसभा को लोअर सदन इंडिया में कहते हैं, लोअर सदन, और राज्यसभा को अपर सदन, उच्च सदन, निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं, और उच्च सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। ठीक, ये सब पहले वाले क्लास में बता दिया था मैंने। तो यहाँ पर लोकसभा के बारे में, तो सीटों के बारे में चर्चा करेंगे। सीटों की व्यवस्था जो है हमारे मूल संविधान में, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 500 सीटें निर्धारित की गई थी। कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 500 सीटें। ठीक, 500 सीट। तो ये कभी कभी प्रश्न आता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। जो भारतीय संविधान बना था, जब मूल संविधान था, तो उसमें लोकसभा की सीटें कितनी निश्चित की गई थी? 500। ठीक, लेकिन बाद में 7वां संविधान संशोधन किया गया 1954 में। तो 7वें संविधान संशोधन में सीटों की संख्या बढ़ा करके 525 कर दी गई। कौन से संशोधन में? 7वें संविधान संशोधन में। तो ये भी ध्यान रखना है, 7वें संविधान संशोधन में सीटों की संख्या बढ़ा करके, कौन सी सीट? लोकसभा की। तो लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ा करके 525 कर दिया गया। उसके बाद में 31वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा किया गया? 31वां। 1974 में 31वां संविधान संशोधन किया गया, और यहाँ पर संख्या कर दी गई 545। यहाँ पर संख्या कर दी गई 545। कब? 31वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो ये 2 संविधान संशोधन करके क्या किया गया? सीटों की संख्या को, लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाया गया। 2 संवैधानिक संशोधन किया गया। लेकिन 1987 में यहाँ पर एक संवैधानिक संशोधन नहीं होता है, यहाँ पर राज्य पुनर्गठन किया जाता है। गोवा और दमन दीव नाम से एक पुनर्गठन किया जाता है राज्यों का, तो 1987 में, और पुनर्गठन करके यहाँ पर सीटों की संख्या कर दी जाती है 552। मैंने बताया ना, जैसा कि 552 सीट हुई। तो अधिकतम, ये कौन सी संख्या है? अधिकतम, यानी इससे अधिक जो है लोकसभा के सदस्य नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये कब 552 कब किया गया? 1987 में गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। ये संवैधानिक संशोधन नहीं था। संवैधानिक संशोधन सिर्फ 2 बार किया गया है। ठीक है, सीटों को बढ़ाने के लिए, सीटों को बढ़ाने के लिए 7वां और 31वां। कभी भी प्रश्न आता है तो ये कंफ्यूज नहीं होना। और जो 1987 में किया गया था, ये क्या था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था। ठीक, संवैधानिक संशोधन अलग चीज है। तो उसमें सीटों को बढ़ा करके 552 कर दिया गया। लेकिन अभी हाल में देखा होगा 2019, हम कई बार बता चुके हैं, 104वां संविधान संशोधन लाया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 में लाया गया, और यहाँ पर जो है 2 सीट खत्म कर दी गई, बढ़ाई नहीं गई है, 2 सीटों को खत्म कर दिया गया। कौन सी 2 सीट? एंग्लो इंडियन, जो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को दिया, मतलब प्रतिनिधित्व के लिए लिया जाता था लोकसभा में, जो राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति जो है 2 लोगों को नामित कर सकता था। क्या कर सकता था? नामित कर सकता था, नामांकित कर सकता था, 2 लोगों को अपॉइंट कर सकता था। वो निर्वाचित नहीं होंगे, वो कैसे होंगे? नामांकित किए जाएंगे, उनका जो है अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2। लेकिन ये चूंकि काफी पुरानी व्यवस्था हो चुकी थी धीरे धीरे करके, तो इसको 2019 में 104वां संशोधन करके खत्म कर दिया गया एंग्लो इंडियंस की व्यवस्था को। तो अब सीटों की संख्या अधिकतम कितनी बची? 550। ठीक, तो ये जो है, जो वर्तमान अधिकतम सीट संख्या है, ये है 550। तो ये ध्यान रखना, ये क्रम से ध्यान रखना, ये सीक्वेंस है। और जो कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि सीटों की जो व्यवस्था है वो राज्यों में किस आधार पर किया गया है? तो जनसंख्या को आधार माना गया है। किसको आधार माना गया है? जनसंख्या को। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी वहां पर सीट अधिक होगी। तो हम लोग यहाँ देखते भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीट है यहाँ से, क्योंकि सर्वाधिक संख्या है। महाराष्ट्र में 48 सीट है, बंगाल में 42 सीट है, बिहार में 40 सीट है, मध्य प्रदेश में 29 सीट है। ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उसके बाद में जो है सीट इनमें पुनर्गठित हुई हैं, तो इसमें 29 सीट रह गई हैं। तो इस तरीके से ये सीटों की व्यवस्था है जो राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और राज्य की जो जनसंख्या होती है, अभी तक 1971 को आधार माना जाता था। हर 10 वर्ष पे जनगणना होती है कि नहीं होती है? तो 1971 की जनगणना को आधार मान करके जो है 2026 तक के लिए, कब तक के लिए? 2026 तक के लिए कहा गया है कि जो सीटों की व्यवस्था होगी वो यही वाली होगी, ये होगी 552। यानी अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सीट भी बढ़ानी पड़ेगी ना।
लेकिन अभी आधार क्या रखा गया था 1971 को। बाद में फिर 2001 को आधार माना गया, 2001 की जनगणना को आधार माना गया, लेकिन उसमें कहा गया कि 2026 तक सीटों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी सीट 552 ही अधिकतम रहेंगे, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया है और जरूरत पड़ेगी तो 2 सीट बढ़ाई जा सकती है, 552 तक किया जा सकता है एंग्लो इंडियन को छोड़ करके। ठीक, तो ये कब तक रहेगी? 2026 तक। तो यहाँ याद रखना है 2026 तक। और आधार वर्ष अब किसको माना गया है? 2001 को। पहले 1971 को आधार वर्ष माना गया था और अब 2001 को माना गया है। ठीक है, तो ये जो है हमारे यहाँ सीटों की व्यवस्था हो गई लोकसभा की। अब लोकसभा में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। राज्यसभा में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन लोकसभा में सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। जब मूल संविधान बना था तो वहां पर देखा गया था कि जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनमें अभी इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है, और जागरूकता नहीं है तो ये लोग जो है मतलब राजनीति में भाग नहीं लेंगे। तो इनको आगे बढ़ाने के लिए मूल संविधान में 10 वर्ष तक की व्यवस्था कर दी गई थी कि अगले 10 वर्ष तक लोकसभा की सीटों में इन लोगों के लिए आरक्षण दिया जाएगा, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये सिर्फ मूल संविधान में कितने वर्ष के लिए किया गया था? 10 वर्ष के लिए। लेकिन मूल संविधान लागू होने के बाद में इनकी मतलब संख्या में इनकी भागीदारी उतनी बढ़ती नहीं गई, देखा गया। तो इसलिए प्रत्येक 10 वर्ष के लिए, हर 10 वर्ष जब पूरा होने वाला होता है तो इसके समय पीरियड को बढ़ा दिया जाता है आगे। तो अभी जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट, यानी 552 सीट जो अधिकतम सीट है, उसमें 84 सीट किसके लिए रखा गया है? एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। और 47 सीट रखा गया है एसटी के लिए। 47 सीट रखा गया है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एसटी के लिए। और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, और एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। ठीक, तो ये 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए और 84 सीट रखा गया है अनुसूचित जाति के लिए। 8 4 12, 7 4 11, 11 12 का आंकड़ा है, याद रखना। 12, 8 4 12 फिगर्स को हमेशा जो है रिलेट करके याद किया करो तो याद रहता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। 47 दिमाग में बैठा लो, 74 होगा नहीं क्योंकि इसकी संख्या एसटी की कम है। ये इनको भी जनसंख्या के आधार पे ही आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो 47 मतलब 11 12 का आंकड़ा है। 12 8 4 12 यानी 12। अब समझ में आया ना क्यों, क्या बताना चाहता हूँ, तो याद हो जाएगा, रिलेट करके याद करो। तो जो है अब ये इसमें सबसे अधिक किस राज्य में सबसे अधिक जो है शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व है? यूपी में। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है लोकसभा की। कितनी सीट है? 80 सीट। 80 सीट में से 17 सीट किसको दी गई हैं? एससी जाति वर्ग के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कुछ संसदीय क्षेत्र की सीट रिजर्व होती हैं, जैसे आपका आगरा का संसदीय क्षेत्र की सीट रिजर्व होती है। उसमें सामान्य प्रत्याशी मतलब अपना पर्चा नहीं भर सकता है, उसमें वही प्रत्याशी पर्चा भरेगा जो उस जाति विशेष का होगा। अगर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है तो शेड्यूल ट्राइब्स का व्यक्ति होगा, अगर शेड्यूल कास्ट के लिए है तो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति होगा। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का व्यक्ति सामान्य सीट के लिए पर्चा भर सकता है। ठीक, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में 17 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य के लिए सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। और अनुसूचित जनजातियों की संख्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, कम है लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए सीट आरक्षित उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए सीट का आरक्षण उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया। और अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 6 सीटों का आरक्षण किया गया है। जैसे मैंने बताया मध्य प्रदेश में 29 सीट है लोकसभा की, तो 29 सीटों में 6 सीट किसके लिए रिजर्व किया गया है? अनुसूचित जनजाति के लिए। और 4 सीट रिजर्व किया गया है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए। तो 29 में से 10 सीट तो रिजर्व कर दी गई और 19 सीट सामान्य रखी गई। कहाँ? मध्य प्रदेश की। ठीक, तो ये मैंने जैसा कि बताया प्रत्येक 10 वर्ष के लिए किया गया था, मतलब आगे आने वाले 10 वर्ष के लिए। जब संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950, तो ये माना गया कि अगले 10 वर्ष तक इन जातियों का जो है प्रादुर्भाव होगा, ये आगे बढ़ेंगी तो आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। लेकिन हर 10 वर्ष पूरा होने से 1 साल पहले ही
उस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया जाता है। अभी 2019 में 104वां संविधान संशोधन किया गया। 104वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2019 में। 2020 में ये जो है प्रावधान खत्म होने वाला था आरक्षण का, सीटों के आरक्षण का प्रावधान 2020 में खत्म होने वाला था। लेकिन ये चूंकि एक ऐसा मुद्दा है और वास्तव में अभी इन जातियों का उतना अधिक जो है राजनीति में या किसी क्षेत्र में अभी इतना अधिक जितना होना चाहिए उतना नहीं मिल पाया है जनसंख्या के आधार पर। तो इसलिए जो है 2020 पूरा होने से पहले ही 2019 में 104वां संवैधानिक संशोधन लाया गया। 104वां संवैधानिक संशोधन लाया गया और आरक्षण की व्यवस्था, लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था को अगले 2030 तक के लिए यानी अगले 10 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि क्या मतलब कौन से संविधान संशोधन में आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाया गया है? तो 104वां। तो 104वें संशोधन में दो बातें की गई थी। एक पहली बात तो हमने बता दिया, किसको समाप्त किया गया? एंग्लो इंडियन आरक्षण को क्या किया गया? समाप्त किया गया। यानी दोनों आरक्षण से संबंधित थे। 104वां संविधान संशोधन लोकसभा में आरक्षण की बात को करता है, लोकसभा में आरक्षण की बात को करता है। पहली बात तो ये हो गई कि 104वें संशोधन द्वारा 2 सीट जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित थी उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और जो एससी और एसटी वर्ग के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण था उसको अगले 10 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। 2020 में पूरा होने वाला था, तो पूरा हो उससे पहले ही 2019 में उसे फिर अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 1930 तक कर दिया गया। समझ में आया? तो इसलिए जो है ये 30 तक बढ़ा दिया गया 2019 में। तो 104वां संविधान संशोधन ये लेटेस्ट संशोधन है, तो अभी जो परीक्षा में कोई भी बैठेगा तो वहां ये प्रश्न आ सकता है। ठीक। अब सदस्यों के निर्वाचन, लोकसभा में जो सदस्य पहुंचते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है? तो उनका निर्वाचन जैसा कि मैंने बताया प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, जनता स्वयं चुनती है। अब जनता क्या सभी जाके जो अभी पैदा हुए हैं 4 महीने के वो भी जाके वोट करेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या प्रणाली अपनाई गई? वयस्क मताधिकार प्रणाली। कौन सी मताधिकार प्रणाली? वयस्क। पहले बस वयस्क मताधिकार, वयस्क व्यक्ति उसको माना जाता था जो 21 वर्ष का होता था। 21 वर्ष का व्यक्ति जो है वयस्क माना जाता था और वो जो निर्वाचन में भाग लेता था। लेकिन बाद में 61वां संविधान संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, और इसमें जो वयस्कता की आयु थी उसे घटा करके कर दिया गया 18 वर्ष। तो प्रश्न यहाँ से भी कभी पूछा जाता है कि जो मूल संविधान था उसमें वोट देने का अधिकार कितने वर्ष के व्यक्ति को था? 21 वर्ष। महिला या पुरुष कोई भी हो वो 21 वर्ष का आयु पूरा कर रहा होगा तो वो इलेक्शन वोट डालने का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 में ये लगा, कब 1989 ये लगा कि नहीं, इनकी जो है आयु को, और क्योंकि 18 वर्ष में ही व्यक्ति समझदार हो जाता है कि हाँ किसको हमें वोट करना है, किसको हमें वोट करना है। तो अब हमको लगता है जो इंटर कर चुके हैं बच्चे, BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तुम लोग पढ़ रहे हो, तो वयस्क हो गए हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होगे, वोट कास्ट कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है। तो लेकिन वोट क्या सभी दे सकते हैं? नहीं। जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई हो, लेकिन मतदाता रजिस्टर में उनका नाम होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? निर्वाचक नामावली में या मतदाता रजिस्टर में उनका नाम होना चाहिए। और ये काम निर्वाचन आयोग करता है कि ज़्यादातर जो है जितने भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन सबको मतदाता रजिस्टर में उनका नाम बढ़ाया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा BLO की ड्यूटी लगाई जाती है कि घर घर जा करके और ढूंढो, उनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई है तो उनका नाम बढ़ाओ। जब नाम बढ़ेगा तभी आप वोट कर सकते हो। और अब जो है इस व्यवस्था को और मतलब पारदर्शी और ज़्यादा मतलब इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग क्या करने जा रही है कि अब जो है स्कूल से ब्यौरा मांगा जाएगा कि स्कूलों में मतलब कितने बच्चे हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है। फिर वहाँ से ले करके फिर एक सबको लगभग कोशिश किया जाएगा कि जितने भी व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनको मतदाता रजिस्टर में, निर्वाचक नामावली में उनका नाम जोड़ा जा सके, जिससे कि लोकतंत्र हमारा मजबूत हो। भाई अभी भी हम लोग जो है लोकतंत्र में मतलब इतने वोटर्स होने के बावजूद लगभग 94 जो है अरब के आसपास, अरब कह रहा हूँ करोड़ के आसपास, 90 करोड़ के आसपास, 94 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं 140 करोड़ की जनसंख्या में। ठीक है। तो इतने 94-95 करोड़ जो है वोटर होने के बावजूद भी
जो वोट प्रतिशत होता है वो 70% तक नहीं पहुंच पाता है। 65-67 मैक्सिमम 67% तक रहा है वोट कास्ट, क्योंकि बहुत 30-40% जनता वोट ही नहीं डालने जाती है निर्वाचक नामावली मतदाता रजिस्टर में नाम होने के बावजूद भी। तो इस मुहिम को बढ़ाया जा रहा है कि जब ज़्यादा वोट पड़ेंगे तो फिर लोकतंत्र कैसा होगा, मजबूत होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये व्यवस्था अभी की जाएगी कि स्कूलों से ही जो है आयु युवा वर्ग जो 18 वर्ष के पूरी कर चुके हैं उनका जो है वहाँ से लिस्ट मंगाई जाएगी और उनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसकी आयु पहले 21 वर्ष थी और 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 में इसकी आयु सीमा घटा करके 18 कर दी गई। यानी वयस्क 18 वर्ष का व्यक्ति होगा और वो निर्वाचन में भाग लेगा। ठीक, अर्हता की बात करें, अर्हता मतलब योग्यता, योग्यता क्वालिफिकेशन। किसकी क्वालिफिकेशन? वोटर की नहीं, निर्वाचन लड़ने वाले की, सदस्य बनने वाले की अर्हता। भाई वोटर की अर्हता क्या है? नामावली में नाम हो और उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो और भारत का नागरिक। ठीक, तो वो वोट कर सकता है। वैसा थोड़ी ना पाकिस्तान का आ गया, बांग्लादेश का आया, कहे कि भैया मेरी आयु 18 वर्ष पूरी है, बढ़ा लो निर्वाचक नामावली में नाम। भारत का नागरिक भी होना चाहिए ना। ठीक, तो जो है अर्हता की बात करें, योग्यता यानी क्वालिफिकेशन, तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कितनी वर्ष पूरी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष, 18 वर्ष तो वोट डालने वाले की आयु होनी चाहिए, लेकिन अब 18 वर्ष का इतना थोड़े नहीं समझदार हो जाएगा कि इसको बैठा दे जो है भारत के सबसे ऊंचे सीट पर जाकर लोकसभा का सदस्य बनाकर। तो उसके लिए भी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष भी समझदारी का नहीं होता है, तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो बहुत ऐसे मतलब युवा सांसद पहुंचे हैं जो 25 साल की उम्र तक पहुंच गए हैं सांसद जो है वहाँ पर। तो इस तरीके से अर्हता 25 वर्ष की होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा निर्वाचक नामावली में नाम होना चाहिए। पहले तो ये व्यवस्था थी कि जिस संसदीय क्षेत्र के निर्वाचक नामावली नाम है वहीं से इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन राजनेताओं की बात, ये तो चाहते हैं कि भैया कहीं भी लड़े, पूरे भारत में कहीं भी इलेक्शन लड़े। मूल संविधान में तो यही व्यवस्था की गई थी कि जहां पर इनका नाम होगा वहीं से लड़ेंगे इलेक्शन। लेकिन जनप्रतिनिधित्व की धारा जो है, जनप्रतिनिधित्व एक मतलब संविधान एक संशोधन किया गया, एक मतलब संवैधानिक संशोधन नहीं था, 1952 जनप्रतिनिधित्व यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आया 1952 में। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, हटाई गई, बढ़ाई गई। तो उसमें ये बढ़ा दिया गया कि किसी भी क्षेत्र से, किसी भी भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में अगर बंदे का नाम है और आयु 25 वर्ष की पूरी करता हो तो वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मोदी जी गुजरात के निवासी हैं, मूल निवासी गुजरात के हैं और बनारस में आकर के पिटारा खोलते हैं अपना, बनारस में आकर के वो जो है संसद बनते हैं। दोनों जगह चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक ही सीट पर कब्जा होगा तो एक सीट को छोड़ना पड़ेगा जीतने के बाद में। तो इसलिए जो है वो व्यवस्था की गई है कि निर्वाचक नामावली में नाम भी होना चाहिए। ठीक, तो ये तो अर्हता हो गई, ये योग्यता हो गई। लेकिन कुछ निर्हताएं भी निश्चित की गई हैं। निर्हताएं मतलब अयोग्यताएं कि कौन अयोग्य होगा, जो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन भी होगा। तो उसके लिए लाभ का पद, अब लाभ का पद मंत्री पद लाभ के पद में नहीं रखा गया है, मैंने पहले ही बताया था। मंत्री जो होंगे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। मान लो संसदीय चुनाव को लड़ना है और विधानसभा में सदस्य है या विधानसभा का मंत्री है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है अपने पद पर रहते हुए भी, अपने पद पर रहते हुए। जैसे योगी जी क्या है, विधायक हैं, विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री और विधायक का पद लाभ का पद नहीं है। अगर इनको प्रधानमंत्री बनाना होगा अगले लोकसभा में तो इनको चुनाव में बैठा दिया जाएगा मुख्यमंत्री रहते हुए भी, और जब चुनाव जीत कर आ जाएंगे तो फिर कहा जाएगा अब पद अपना छोड़ दो। तब वहां से वो पद छोड़ेंगे तो फिर लोकसभा का सदस्य बन जाएंगे और इनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो वो लाभ का पद नहीं है। लेकिन मास्टर जी बेचारे लाभ के पद पे हैं। मास्टर जी जो 40,000 की तनख्वाह पाने वाले हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए रिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग लड़ सकते हैं
क्योंकि हम लोग सरकारी नहीं हैं, हम लोग अशासकीय में हैं। हम लोग किस में हैं? अशासकीय में। जो प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय होते हैं, जो परिषदीय विद्यालय जिसको कहते हैं, जो तुम्हारे गांव में पीपल के नीचे खड़ा है, मतलब पीपल का पेड़ खड़ा है उसके आंगन में, पीपल के नीचे विद्यालय है, तो वहाँ की मास्टर साहब, वहाँ की मास्टरनी साहिबा जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए उनको सबसे पहले रिजाइन करना पड़ेगा, अपना पद त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो लाभ का पद है। वो क्या है? लाभ, मलाई काट रहे हैं, लाभ का पद है। मंत्री जी मलाई नहीं काट रहे हैं, वो लाभ का पद नहीं, बहुत होशियारी से रखा गया है सब। तो जो है वो लाभ का पद है। अगर लाभ का पद है तो वो अयोग्य होंगे, वो योग्य नहीं होंगे, वो लोकसभा का निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। भाग लेने के लिए पहले पद त्यागना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा। मंत्री जी पद पे रहते हुए इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीत गए तो छोड़ देंगे, नहीं जीते तो बने रहेंगे। लेकिन मास्टर साहब अगर छोड़ के गए और हार गए तो बेड़ा गर्क, नौकरी चली जाएगी। ठीक। और अगर विकृत मानसिकता का है, विकृत मतलब पागल सागल हो गया है, भाई पागल को थोड़े नहीं भेज देंगे संसद में, तो उसे भी अयोग्य माना जाएगा। यानी डॉक्टर ने घोषित कर दिया है कि ये पागल व्यक्ति है, सर्टिफिकेट आ गया है उसके पास पागल का, तो उसे इलेक्शन नहीं, दिवालिया हो गया है, दिवाला निकल गया है, बैंक से जो है तमाम कर्जा लेके बैठा है और दिवालिया घोषित कर दिया गया जो है कोर्ट द्वारा, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है अयोग्य होगा। या फिर अगर भारत का नागरिक नहीं है और भारत का नागरिक रहते हुए भी भारत की नागरिकता को त्याग दिया है, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है अयोग्य होगा। और 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो गई हो, जेल चला गया हो, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कैसे सब जेल में बैठे हुए इलेक्शन लड़ लेते हैं समझ में नहीं आता है। अतीक अहमद इतना बड़ा गुंडा था, संसद तक जो है पहुंच गया था, तो 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा पाया व्यक्ति भी जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इफ एंड बट लगे हुए हैं, बहुत सारे उसमें, तो वकील बैठ करके उसका काट निकाल देते हैं और पहुंचा देते हैं। ठीक, बहुत सारे धाराएं लगी हुई छोटी छोटी। ठीक। और अगर कोई सरकारी नौकरी वाला है, यहाँ पर देखो भ्रष्टाचार किसके लिए? सरकारी नौकरी में अगर कोई व्यक्ति है भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त किया गया हो, तो वो भी जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक। और अगर दल बदल दिया हो, दल बदल मतलब किसी पार्टी में बैठा है, चुनाव लड़कर आया, या फिर जैसे मान लो 2 सीटें थी किसके लिए? एंग्लो इंडियंस के लिए, और राष्ट्रपति महोदय ने किसी व्यक्ति को, एंग्लो इंडियंस व्यक्ति था, और उसे जो है निर्वाचित मतलब नामांकित कर दिया, उसका नाम जो है लोकसभा मतलब लोकसभा में ले लिया, और फिर उसको लगा कि हमको मंत्री बनना है, और मंत्री बनना है तो मोदी जी के चरण में बैठ जाते हैं, कहते भाजपा में हमको शामिल कर लो। तो अगर उसने भाजपा में शामिल हुआ हो तो वो निर्योग्य हो जाएगा, उसका पद खाली माना जाएगा। यानी जो लोकसभा का सदस्य बना था एंग्लो इंडियंस, और उसने अपनी पार्टी बदल दी, यानी राष्ट्रपति ने उसको जो है योग्य समझा था, तो उसे जो है मनोनीत किया था, लेकिन जो है वो लालच में आकर के मंत्री बनने के चक्कर में और मोदी जी के चरणों में बैठ गए जाकर के, तो फिर वो उसका सीट ही जो है खाली हो जाएगी। तो और या फिर दल बदल कोई करता है, मतलब कांग्रेस का कोई व्यक्ति आ गया लालच में कि चलो हमको मंत्री पद दे दिया जाए, पहले बहुत होता था, तो इस चीज को खत्म करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाया गया और उसमें दल बदल करने वाले व्यक्तियों को भी अयोग्य ठहराया गया, उनके जो है सीट को रिक्त कर दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था की। तो ये सब निर्हताएं हो गई। लोकसभा के कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो सभी जानते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन कार्यकाल कब से होता है? ऐसा नहीं कि निर्वाचन हो गया उस दिन से कार्यकाल मनाया। लोकसभा के निर्वाचन के बाद प्रथम बैठक की तारीख से, प्रथम बैठक जब होगी, बैठक होती ना संसद में, तो प्रथम बैठक की तारीख से लेकर के और अगले 5 वर्ष तक जो है लोकसभा का कार्यकाल होगा। और उसके पहले भी जो है लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक। और अगर मान लो आपातकाल की व्यवस्था हो गई भारत में, अगर आपातकाल लागू हो गया, किसी कारणवश चुनाव नहीं कराया जा सका और लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि संसद विधि द्वारा, संसद विधि बना करके 1 वर्ष तक के लिए, अधिकतम एक बार में 1 वर्ष के लिए सीमा को बढ़ा सकता है। जो 5 वर्ष की सीमा है उसकी सीमा को अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है आपातकाल एक बार में। अगर जरूरत पड़ी कि मतलब अभी इलेक्शन नहीं कराया सकता है तो फिर से संसद विधि बना करके फिर अगले 1 वर्ष तक के लिए, या जितना समय लगे, अधिकतम 1 वर्ष और 2 महीने 3 महीने के लिए बढ़ाना हो तो भी बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में 1 ही वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। दोबारा बढ़ाना है तो 1 वर्ष के बाद फिर से जो है विधि बना करके और बढ़ाया जाएगा। ठीक, ऐसा इंदिरा गांधी की सरकार में एक बार हो चुका है, 2 बार लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा चुका है। ठीक। और अगर आपात की स्थिति खत्म हो जाती है, उसकी घोषणा आपात की खत्म कर दी जाती है,
तो फिर ऐसी स्थिति में अगर 1 वर्ष के लिए आयोग मतलब उसकी सीमा बढ़ाई गई है लोकसभा की, तो आपात खत्म होने के बाद 6 माह के जो है 6 माह अधिकतम समय माना गया है कि 6 माह तक जो सीमा है बढ़ाई गई वो जो है वर्तमान रहेगी और 6 माह के अंदर ही इलेक्शन को कराना होगा और इलेक्शन करा करके और फिर लोकसभा को नया लोकसभा गठित किया जाएगा। यानी ये समझे, आपात स्थिति खत्म होने की घोषणा अगर कर दी जाती है राष्ट्रपति द्वारा कि आपात खत्म हो गई, तो अब 6 महीने तक जो अभी पिछली बार 1 साल के लिए सीमा बढ़ाई गई थी लोकसभा की, वो सिर्फ अब 6 महीने तक रहेगी। बढ़ाया तो गया था 1 साल के लिए, लेकिन बीच में ही आपात को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। तो अब 6 महीने का टाइम दिया गया है कि आपात खत्म हो गया है, अब 6 महीने तक आप अपनी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए इलेक्शन का, और 6 महीने से आगे आप लोकसभा की सीमा को नहीं बढ़ा सकते, इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। तो ये व्यवस्था की गई है, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक बार क्या हुआ था, इंदिरा जी 42वें संविधान संशोधन लाई, मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, और इसमें ये लोकसभा की जो है आयु बढ़ा दिया, 6 वर्ष कर दिया, 5 वर्ष से 6 वर्ष। मूल संविधान में तो 5 वर्ष था, ये चाहती थी कि 1 साल और मौज मिल जाए, 1 साल और बढ़े। अभी मोदी जी चाहेंगे तो हो सकता है इसको आजीवन कर दें, जैसे जो है चीन में जो है कर दिया गया है, चीन में एक राष्ट्रपति बन गया, वही बनता रहेगा बार बार। तो जो है 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा जी ने लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया था, 6 वर्ष का। और फिर बाद में जो है मोरारजी देसाई की सरकार आती है, तो 44वें संविधान संशोधन करके फिर से उसे क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। तो क्लास ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है लोकसभा में, तो इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट उसमें। अब यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं।